नमस्कार दोस्तों, सीईसी गुरुकुल के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे हमारी विशेष श्रृंखला राग और बंदिशें, इसके तहत आज हम चर्चा करेंगे राग बिहाग की बंदिशों पर। बताना चाहेंगे इस व्याख्यान के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। आप सभी से साझा करना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारती कॉलेज के संगीत विभाग में एचओडी हैं और नित्य प्रति सीईसी के लाइव व्याख्यानों के माध्यम से आप सभी को अपने ज्ञान रूपी सागर से ओतप्रोत करती हैं। आपका संबंध है रामपुर सदारंग परंपरा से और आपने तालीम ली है पंडित शंकरनाथ पाटिल जी से, विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी से और डॉक्टर सरयू कालेकर जी से। आप एक अध्यापिका होने के साथ साथ एक लाइव परफॉर्मर हैं और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, चाहे टेलीविजन हो, रेडियो हो या फिर लेखन का माध्यम ही क्यों ना हो, आप संगीत इस विषय को लोकप्रिय बना रही हैं और आसानी के साथ आप अपनी बात कहती हैं। सभी छात्र छात्राओं को आप ओतप्रोत करती हैं, सभी छात्र छात्राओं के ज्ञान में वृद्धि करती हैं। बताना चाहेंगे आज एक बार फिर इनके साथ तानपुरे पर हैं रूपम जी, जो सरिता जी की ही शिष्या है, और तबले पर इनके साथ हैं अमन जी, जो श्री रविंद्र कुमार सोनी जी के शिष्य हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, इनके साथ रूपम जी और अमन जी। सरिता जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक अंतराल के बाद आपका और हमारा मिलना हुआ है और हमारे जितने भी दर्शक हैं, देखने वाले हैं, वो सदैव हमसे यही पूछते रहे कि आप कब आएंगी और आपसे कब मिला जाएगा, किस प्रकार वो खातिब हुआ जाएगा और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो एक बार फिर सीईसी के इस लाइव लेक्चर्स के माध्यम से हम आपका पुनः स्वागत करना चाहेंगे और चाहेंगे कि जो श्रृंखला हमने शुरू की थी राग और बंदिशों पर, इसको आप आगे बढ़ाएं। जी, जो हमने श्रृंखला शुरू की थी राग और बंदिशों पर, और मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ता है, इससे पहले हम राग देशकार की बंदिशों पर हमने आपको जानकारी दी। आज हम बंदिशों की जहाँ तक बात करते हैं, तो उसमें हमने राग बिहाग की एक 3 ताल की बंदिश को हमने चुना है आपको बताने के लिए। बंदिश जो है उसको बंदिश, एक प्रश्न उठता है कि बंदिश को बंदिश क्यों कहा जाता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बंदिश का मतलब एक साधारण जो शब्द है, यहाँ कहीं पर जहाँ कोई बंधन हो, यहाँ जहाँ पे कोई एक लिमिटेशन लगाई हो, जहाँ पे कोई एक चीज़ निर्धारित की गई हो, वो कहीं ना कहीं बंदिश शब्द का द्योतक है। तो बंदिश का शास्त्रीय संगीत की जहाँ हम बात करें, तो बंदिश का अर्थ होगा स्वर, पद और ताल का समन्वय। यानी स्वर जो हम सारेगामा पधनी, जिससे हम गाते हैं, उनमें जो स्वर को जो गायन में प्रयोग करते हैं या वादन में, तो उसके बाद पद की बात आती है, यानी कि जहाँ पर लिरिक्स की बात है, जहाँ पर साहित्य की बात आती है, जहाँ पर शब्दों की बात आती है, उसे हम पद कहेंगे। और ताल की बात, ताल यानी कि किस ताल में वो जो है निबद्ध है, बांधा गया है। यानी ताल का हम जहाँ पे कहें कि एक काल का एक चक्र है, यानी कुछ जैसे हम कहें कि ये 3 ताल है, यानी कि 16 मात्रा का एक चक्र है। उसमें उस पद को स्वरों के साथ उसको बांध कर, स्वरों में सजा कर उस पद को उस ताल में फिक्स किया गया, यानी उसको स्थापित किया गया है, उसको प्रतिष्ठित किया गया है, तो तब वो जाकर बनती है बंदिश। एक और प्रश्न जो है विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं कि बंदिश यदि इस प्रकार से हम कहते हैं शास्त्रीय संगीत में, तो सुगम संगीत या कोई और भी संगीत में भी तो बंदिश आती है, क्योंकि वहाँ पर भी स्वर, पद और ताल का समन्वय होता है। बिल्कुल आपका प्रश्न एकदम सही है कि वहाँ पर भी वो बंदिशें ही होंगी, लेकिन बंदिश शब्द को हम भारतीय संगीत में, शास्त्रीय संगीत, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ही हम बंदिश शब्द का प्रयोग करते हैं। बाकी जो सुगम संगीत है या और प्रकार का संगीत है, उसमें हम उसको गीत कहते हैं, गज़ल कहते हैं या भजन कहते हैं, या हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम हैं। शास्त्रीयता की जहाँ तक बात है, उसमें हम बंदिश शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन एक चला आ रहा है। तो हम जहाँ तक है कि शास्त्र से बंधा हुआ जो संगीत है वो शास्त्रीय संगीत है, तो वहाँ पर जो है इस प्रकार की जो डेफिनेशंस हैं, जो टर्म्स हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो हम यदि कोई कहता है कि अमुक गीत जो है उसका
उसकी बंदिश गाइए, तो बंदिश शब्द जहाँ पर आता है तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि ये क्लासिकल से रिलेटेड या शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। वरना हम साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि वो गीत सुना दीजिए, या वो उस कविता को आपने बहुत अच्छा कंपोज किया, उसको आप गाकर बताइए, तो इस प्रकार से आता है। तो वोकल म्यूज़िक की जहाँ तक बात होती है उसमें जो है हम स्वर, पद और ताल की बात करते हैं। तो ये तो बात थी बंदिश की। अब हम बात लेते हैं राग बिहाग की। राग बिहाग की बंदिश को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम राग बिहाग के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि पहले हम अपने बहुत से लेक्चर्स में राग बिहाग के ऊपर हम 2-3 लेक्चर्स आपको दे चुके हैं, जहाँ पर कि आपको पूरे विस्तृत उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती है। राग बिहाग जो है वो बिलावल ठाट का राग है। जैसे ठाट की बात मैं कहती हूँ कि एक परिवार है जहाँ से उस राग का जन्म हुआ है, तो बिलावल ठाट जो है वहाँ से राग बिहाग का जन्म हुआ है। और इसका गायन समय जो है वो रात्रि का है, यानी कि जब रात्रि में हम कहते हैं कि 7-8 बजे का जो समय है, उस समय इस राग को गाया जाता है। और बहुत ही खूबसूरत राग है। इस राग में विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, इसमें ध्रुपद जो है काफ़ी हमको सुनने को मिलते हैं। इस पे तराना भी बहुत खूबसूरत से तराने जो है उनको भी स्वरबद्ध किया गया है। और ये एक ऐसा राग है जिसमें कि बहुत खूबसूरत तरीके से जो है मंद्र, मध्य और ताड़ सप्तक का विस्तार किया जा सकता है, यानी कि विस्तार का राग है। विस्तार का राग कहने का मतलब है कि इसमें मंद्र सप्तक में भी बढ़त राग की जा सकती है। हम कहते हैं राग को एक्सप्लोर करना, और मध्य सप्तक तो है ही, साथ में जब इस ताड़ सप्तक में इस राग की बढ़त की जाती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बंदिशों की जहाँ तक बात की जाए, मैंने बताया कि ख्याल, ध्रुपद और धमार और आपके तराना इस राग में बखूबी जो हैं वो निबद्ध हैं और गाए बजाए जाते हैं। उपशास्त्रीय संगीत या हम सुगम संगीत की बात करें तो वहाँ पर सुगम संगीत में बहुत से गीत, गज़ल और भजन भी जो है इस राग में निबद्ध हैं। उपशास्त्रीय संगीत में भी कोई कोई बंदिशें या कोई कोई रचना जो है वो हमें इस राग में मिलती है, क्योंकि उपशास्त्रीय संगीत में अक्सर ठुमरी, दादरा, टप्पा ये गाए जाते हैं। और इसमें जो है रागों को, उस प्रकृति के राग ज़्यादा लिए जाते हैं जो कि बहुत ही मधुर हों, श्रृंगारिक हों, तो इस प्रकार के राग लिए जाते हैं। तो राग बिहाग में बहुत अधिक तो नहीं कहूँगी, लेकिन कभी कभी जो है उपशास्त्रीय संगीत में रचनाएं जो हैं वो सुनने को मिलती हैं। इस राग में जो प्रयोग होने वाले स्वर हैं उनकी हम बात करें तो सभी स्वर जो हैं इसमें शुद्ध हैं, अलावा कि इसमें मध्यम के दोनों प्रकार, यानी शुद्ध और तीव्र मध्यम जो हैं, ये दोनों स्वरूप जो हैं इस राग में हमें मिलते हैं या इस राग में प्रयोग किए जाते हैं। शुद्ध मध्यम तो है वो बाहुलता से उसका प्रयोग है, लेकिन तीव्र मध्यम का प्रयोग जो है वो एक ख़ास जो है पैटर्न है या एक ख़ास स्वर समुदाय है, उसमें हमें तीव्र मध्यम का प्रयोग हम उस पर करते हैं। कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊंगी। जब हम राग की बात करते हैं तो राग में प्रयोग होने वाले जो स्वर है उसकी जाति की बात करते हैं। जाति का मतलब है कि कितने स्वरों का प्रयोग राग में हुआ है, उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि औड़व जाति, षाड़व जाति, संपूर्ण जाति, ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन कोई भी इस बंदिश की इस सीरीज़ को देखेगा तो उसको थोड़ा सा यदि हम एक जिस्ट के रूप में, सूक्ष्म रूप में यदि बताएं तो वो रिकॉल कर सकते हैं या उसको एक तरह से रिपीटिशन हो सकती है। क्लासिकल की जहाँ तक बात है उसमें ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, यानी जितना हम अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना वो आगे बढ़ेगा, उतना वो आगे विकसित होगा। तो बिहाग राग की जब हम बात करते हैं तो इस राग की जाति जो है वो औड़व संपूर्ण है, यानी आरोह में केवल 5 स्वरों का प्रयोग होता है, अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। तो कौन से वो 5 स्वर हैं जिनका प्रयोग होता है? नी, सा, ग, म, प। और ये 2 स्वर हैं ऋषभ और धैवत, यानी रे और ध, इनको आरोह में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। अवरोह में इन स्वरों का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन अवरोह में अल्प प्रयोग होता है। अल्प प्रयोग का मतलब है कि बहुत कम,
यानी उस पर न्यास नहीं होगा, उस पर टिकाव नहीं होगा, उस पर ज़्यादा हम उसको प्रयोग नहीं करेंगे। कभी कभी जो है लंघन भी होता है। लंघन का मतलब होता है लांघना, यानी उसको टापते हुए या उसको ओमिट करते हुए हम गाएं, तो इस प्रकार भी प्रयोग होता है। अक्सर जो है जब हम कई विद्यार्थियों को देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अवरोह में धैवत और ऋषभ पर वो टिकाव करते हैं, तो ये जो है इसको उचित नहीं माना है शास्त्रकारों ने। वहाँ पर उसका प्रयोग तो होता है लेकिन बहुत ही कम प्रयोग, अल्प प्रयोग, या उसको छूते हुए आना, एक मींड के तौर पर आना जो है वो ऋषभ और धैवत के लिए इस राग में प्रयुक्त होना ही जो है वो सुनने में अच्छा लगता है और राग के नियमों के अनुसार यानी राग के शास्त्र के अनुसार वो बिल्कुल सही जान पड़ता है। तो यहाँ ये एक बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैंने आपको राग के बारे में बताया। अब हम इसके आरोह अवरोह शुरू करते हैं, क्योंकि बंदिश में जाने से पहले कुछ हम इसके विस्तार को भी जानेंगे। और सबसे पहले आरोह और अवरोह। नी सा गा मा पा नी सा नी द प मा प ग म ग रे सा। तो आपने देखा कि मैंने अवरोह में किस प्रकार से लिया है, सा नी द प, मैंने ऐसे नहीं गाया सा नी द प। बहुत से विद्यार्थी ऐसे गाते हैं, तो ये इस राग में उचित नहीं जान पड़ता। सा नी द प, ये जो एक खूबसूरत इस राग की मेन खूबसूरती है उसको दर्शाता है। मा प ग म ग रे सा। इसी प्रकार से ऋषभ को मा प ग म ग रे सा ऐसे नहीं गाया जाता है, ग म ग रे सा। तो ये इसका बिल्कुल सही तरीका है धैवत और ऋषभ के अल्प प्रयोग का। कई बार लोग ऐसे भी गाते हैं, सा नी प म प ग म ग सा। तो यहाँ पर एक मींड की तरह आपको स्वर तो सुनाई नहीं दिया, उसको मैंने उच्चारण उसका नहीं किया, लेकिन सा नी प मींड में सा नी द प टच करते हुए उसकी छाया को लेते हुए आ रहे हैं। तो इस प्रकार भी अक्सर जो है गायक या वादक जो है इसका प्रयोग करते हैं। मा प ग म ग सा ग म ग रे सा। तो मींड में इसका लंघन करते हुए जो है इसका प्रयोग भी होता है, लेकिन ये बहुत अधिक नहीं, कहीं कहीं पे इसको खूबसूरती के तौर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तो थे इसके आरोह और अवरोह। ये आरोह अवरोह में आपने देखा होगा कि मैंने शुद्ध मध्यम का प्रयोग जो है दोनों आरोह और अवरोह में किया। तीव्र मध्यम का कैसे प्रयोग होगा, सा नी द प म प ग म ग। ये जो फ्रेज आता है म प ग म ग सा, इसी फ्रेज में हालांकि अवरोह में मध्यम तीव्र मध्यम प्रयोग हो रहा है, लेकिन आरोहात्मक रूप से। कैसे, मध्यम के बाद जब पंचम आ रहा है इसका मतलब वो आरोहात्मक रूप है, लेकिन क्योंकि उसका प्रयोग अवरोह में हो रहा है, सा नी द प म प ग म ग सा। बहुत खूबसूरत जान पड़ता है जब हम इस प्रकार से तीव्र मध्यम का प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों को ये बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि शुद्ध मध्यम का प्रयोग इस राग में बखूबी हो रहा है आरोह और अवरोह में। नी सा ग म ग सा ग म ग सा शुद्ध मध्यम, नी सा ग म प ग म प नी सा शुद्ध मध्यम,
सा नी द प ग म ग, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन सा नी द प म प ग म ग, इस फ्रेज को जहाँ पर हम लेंगे वहाँ पर हमेशा तीव्र मध्यम होगा और बाकी सभी मध्यम जो है वो शुद्ध मध्यम होंगे। सा ग म ग सा, ये जो फ्रेज आता है ग म ग सा, इसका मतलब ये राग बिहाग की पहचान है, जिसे हम पकड़ भी कहते हैं। जब राग बिहाग को शुरू करते हैं तो नी सा ग म ग सा, कोई भी पहचान लेगा कि राग बिहाग प्रयोग हो रहा है। यदि इस फ्रेज को किसी और राग में प्रयुक्त करेंगे तो हम कहेंगे वहाँ पर ये बिहाग का अंग है। सा नी द प म प ग म ग सा ग म ग रे सा, तो ये विशिष्ट स्वर गुच्छ हैं जो कि राग बिहाग में प्रयोग होते हैं और राग बिहाग को राग बिहाग बनाते हैं। तो यहाँ तो ये जानकारी थी राग बिहाग की। एक बात मैं और आगे आपको बताऊंगी कि राग बिहाग क्योंकि बिलावल ठाट का है, तो बिलावल ठाट की एक बड़ी ख़ास पहचान है, वो है धैवत और गंधार की संगति। ध ग म ग, तो ध ग ये जो है राग जो ठाट बिलावल या हम राग बिलावल कहें, बिलावल की जो एक ख़ास एक जो पहचान है, बिलावल अंग जो है वो धैवत और गंधार की। अब आपका एक प्रश्न होगा कि जब हम बिलावल ठाट की बात करते हैं, उससे इसका जन्म हो रहा है, तो धैवत और गंधार की संगति जो है वो कहाँ कहाँ पर राग बिहाग में आती है। नी सा ग म प ग म प नी सा नी द प द ग म ग, इस प्रकार से भी ग म प द ग म ग, ये भी एक फ्रेज इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पर इसको हम एक खूबसूरती के तौर पे बिहाग में वेरिएशन दिखाने के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करें। ग म प द ग म ग ध ग म ग सा नी द प द ग म ग, इस प्रकार से धैवत और गंधार की जो स्वर संगति है वो कहीं न कहीं राग बिलावल या ठाट बिलावल का जो है बिलावल अंग जो है उसको दर्शाता है। अब हम आते हैं बंदिशों के ऊपर। जब हम बंदिशों को गाते हैं तो बंदिशों में जो है आलाप का भी इस्तेमाल होता है, तानों का भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आलाप और तान बंदिशों के आगे विस्तार के लिए, उसको सजाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए उसका प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताएं कि जब हम बिहाग की बात करते हैं तो आलाप में तो हमने उसी प्रकार से मेंटेन करना है, यानी कि हमने आरोह में ऋषभ और धैवत को बिल्कुल नहीं लेना और अवरोह में हमने अल्प प्रयोग करना है। पर जब हम तानों की बात करते हैं तो वहाँ पर आरोह में तो ऋषभ धैवत का प्रयोग नहीं है, लेकिन अवरोह में जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें सीधा सा नी द प म प ग म ग ग रे सा, इस प्रकार से हम लेते हैं। ताने जो है उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, उसकी लय जो ज़्यादा है। नी सा ग म प म ग म ग ग रे सा, तो नी सा ग म प म ग म ग ग रे सा, जितना गंधार जिस स्पीड में म प ग म ग मध्यम पंचम गंधार का इस्तेमाल हो रहा है, दिशात का, उसी स्पीड में उसको, क्योंकि एक टेम्पो है, एक फास्ट लय है, तो हमें धैवत और ऋषभ का बराबर मात्रा में हमने प्रयोग करना है, जैसे कि और स्वर होते हैं केवल अवरोह में, आरोह में नहीं, क्योंकि आरोह में हम करेंगे तो राग बिगड़ जाएगा। नी सा ग म ग घ रे सा, नी सा ग म प म ग म ग घ रे सा, नी सा ग म प नी द प म प ग म ग घ रे सा, नी सा ग म प नी सा नी द प म प ग म ग घ रे सा, नी सा ग म प नी सा ग रे सा नी द प म ग म ग घ रे सा। तो आप देखिए मैंने बिल्कुल उसी लय में जो है, उसी स्पीड में, उसी टेम्पो में जो है मैंने अवरोह में धैवत और गंधार का बराबर प्रयोग किया है, क्योंकि हमें तानों का निर्माण करना है, इसीलिए इनका इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर कहीं पे रुकाव नहीं होता। नी सा ग म ग, नी सा ग म प म ग म ग, नी सा ग म प नी द प म प ग म ग, नी सा ग म प नी सा नी द प म प ग म ग। तो यहाँ पर हम वेरिएशन तानों में दिखा सकते हैं, लेकिन जब हम ग म ग ग रे सा, तो ग से जब हम सा पर आते हैं मध्य सप्तक के, तो हमें ऋषभ का इस प्रकार से बराबर ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये ताने हैं, तानों में स्पीड होती है, तानों में एक लय होती है।
आलाप में है कि हम आराम से उसको एक्सप्लोर करते हैं। नी सा गा म ग सा, तो यहाँ पर जो एक स्पीड है वो लय कम है, उसकी चाल जो है वो, क्योंकि आलाप मतलब धीरे धीरे विस्तार करना, आराम से उसको गाना। नी सा गा म पा म गा म ग सा, सा नी द प नी सा, प नी सा गा सा, मा प ग म ग सा। तो इस प्रकार से हम जो है स्वरों का प्रयोग इस राग में करते हैं। यहाँ पर ये बात आती है कि मैं आपको बार बार आलाप या तानों का क्यों बता रही, क्योंकि जब हम बंदिश गाएंगे, बंदिश के आगे जब हम विस्तार करेंगे वहाँ पर हमें आलाप की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें तानों की ज़रूरत है। तो आलाप के लिए हमने स्वर विस्तार को अच्छे से करना है और तानों के लिए हमने राग के पलटों का अच्छे से अभ्यास करना है, तभी हम उसमें से तानों का निर्माण कर सकेंगे। तो हम पहले बंदिश पर जाते हैं। बंदिश के बोल हैं, दुर्गे महारानी देवी भक्त वसल दुख हरणी, कहीं कहीं पर लोग भय हरणी भी कहते हैं, सुख करनी सकल जगत जननी, ये इसकी स्थाई है। फिर से मैं बोलती हूँ, दुर्गे महारानी देवी भक्त वसल दुख हरणी सुख करनी सकल जगत जननी। तो यहाँ पर दुख हरणी की जगह बहुत से लोग भय हरणी भी कहते हैं। अंतरा है, लयकर खड़ग त्रिशूल सारंग सुर सज्जन भव भंजन मन रंजन नित उठ आनंद कृपाल पर दयाल दुख हरणी। तो बहुत सुंदर बंदिश है जो भगवती दुर्गा के ऊपर जो है निबद्ध की गई है, उनके गुणों का बखान है। और इसकी जो हम इसको जो राग बिहाग में जो निबद्ध किया गया है वो इस प्रकार से है। 3 ताल में ये बंदिश है। 3 ताल के बोल आपको पता है, हम एक बार फिर से तबले पर भी उसको देखते हैं, क्योंकि तबले पर देखने पर हमें ये पता चलेगा किस मात्रा से बंदिश शुरू होती है। एक बार मैं बिना ताल के इस बंदिश को गाती हूँ और उसके बाद हम ताल में इस बंदिश को गाएंगे। बंदिश को शुरू करने से पहले हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आलाप के फॉर्म में, जिसमें हमने आपको थोड़ा सा मंद्र और मध्य सप्तक के मध्यम या पंचम तक हम विस्तार करते हैं और सीधे हम बंदिश पर आते हैं। दुर्गे महारानी, मैं पहले आपको इस बंदिश को बिना ताल के गाकर बताती हूँ। दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी देवी भक्त वसल दुख हरणी सुख
भक्तवत्सल दुःखहरणी सुखकरणी सकल जगत जननी सकल जगत जननी दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी देवी भक्तवत्सल दुःखहरणी सुखकरणी सकल जगत जननी दुर्गे महारानी दुर्गे ये तो थी इसकी स्थाई। इसका अंतरा लेकर खड़ग त्रिशूल सारंग लेकर खड़ग त्रिशूल सारंग सुरसाजन भव भंजन मनरंजन सुरसाजन भव भंजन मनरंजन नित उठ आनंद कृपाल नित उठ आनंद कृपाल पर दयाल दुख हरणी पर दयाल दुख हरणी दुर्गे महारानी। तो ये तो थी बंदिश बिना ताल की। अब इसको ताल में जब हम निबद्ध करते हैं तो 3 ताल की ये बंदिश है। पहले हम तबले पर 3 ताल देखते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा। तो ये तो थी 3 ताल। बंदिश कहाँ से उठती है? दुर्गे महा। तो देखिए अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अमन जी सही जगह से जो है अपनी 3 ताल की जो पहला जो सम है वो सही जगह से उठाएंगे। दुर्गे महारानी। फिर से देखते हैं। दुर्गे महारानी। तो ये प्रश्न आएगा कि इनको कैसे पता चलता है। एक वहाँ पर एक फोर्स होता है, एक प्रेशर आता है, एक जोर, एक कहाँ पे जोर आता है। कैसे? दुर्गे महा। तो हाँ पर एक ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई एक फोर्स आया है, कहीं पे एक जोर लगा है। तो ये स्वतः पता चल जाता है कि यहाँ से जो है तबले की ताल शुरू हो रही है। यानी धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो 3 ताल के इन बोलों का जो धा है, जो पहला जो ताल के पहला जो बोल है पहली मात्रा का, वो वहाँ से शुरू होता है। तो अब देखिए उससे पहले कितनी मात्रा आती है? दुर्गे महा। तो 1 2 3 4 5 मात्राएं जो हैं, यानी 5 हम कहें कि नंबरिंग ले लें तो 5 16 में से 5 जो नंबर्स हैं या 5 मात्राएं हैं वो अलग आती हैं। दुर्गे महा। और फिर सम आता है, यानी तबले का पहली मात्रा, तबले का पहला बोल सम पर आता है। सम जहाँ पर कि गायन और वादन जो है उनका समन्वय हो रहा है, वहाँ पर वो मिलते हैं, वहाँ पर उनका वो समान होते हैं, वो सम है। यानी तबले की ताल की पहली मात्रा और गाने के जिस बोल पर वो टकराती है कहीं, या जहाँ पर उसका वो मिलती है। तो उससे पहले कितनी मात्राएं आई? उससे पहले 5 मात्राएं। दुर्गे महा। तो 16 में से 5 माइनस करिए, कितने बचते हैं? 11। यानी कि हमने 12 13 14 15 16, यानी 12वीं मात्रा से हमने मुखड़ा शुरू करना है। 16 minus 5 is 11. So we are going to start from the 12th beat. तो 12वीं मात्रा से शुरू करेंगे। तो 12वीं मात्रा जो है उसके वहाँ से हम अपना गाना यानी मुखड़ा शुरू करते हैं। तो मुखड़ा जो है अब देखिए तबले पर जब बजती है तो कौन से बोलर कहाँ से मैं शुरू करती हूँ? धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन। दुर्गे महारानी दुर्गे महा।
अब हम यदि नंबरिंग देखें तो कहाँ से उसको काउंट करिए, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन दो रे गे मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दो रे गे मा। 11 मात्रा के बाद 12 से हमने अपना गाना यानी अपना मुखड़ा शुरू करना है। एक बात मैं विशेष तौर पे यहाँ पे बताऊंगी जो कि एक जिज्ञासु श्रोता ने ही मुझे भेजा कि आप खाली पर इस प्रकार का स्ट्रोक क्यों दिखाती हैं जबकि कहीं पर भी जो है वो स्ट्रोक नहीं दिखाया गया है। खाली मतलब निशब्द क्रिया, मतलब कि शून्य, जहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। देखिए, यदि हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो किसी भी विद्यार्थी को खाली का अंदाज़ा नहीं हो। हम कह रहे हैं तो ये कोई हवा में ये बात नहीं कि आपने इमेजिन कर लिया। फॉर द बिगनर और फॉर द स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक उसको वहाँ पर शुरू में बताना ज़रूरी है। उसके बाद स्वतः उसके मस्तिष्क में वो ताल घूमती है और उसको किसी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया या हाथ से कोई संचालन नहीं दिखाना पड़ता। हाँ, गाते गाते ताल का ज़रूर हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ताल जो है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ताल को स्वतः इमेजिन किया जाता है कि गायक या वादक उसको ताल आती होगी क्योंकि उसके मस्तिष्क में चल रही है। लेकिन जब विद्यार्थी की बात करें तो उसको इसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से नहीं कि ये एक अलग हमें स्ट्रोक दिखाना ही दिखाना है, बल्कि विद्यार्थी को किसी भी तरीके से हमने किसी भी जेस्चर से उसको समझाना है। उसको समझाने के लिए हमने ये जो है प्रयास किया, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। एक समय के बाद उसको उतना दिखाना नहीं पड़ता, यहाँ पर जोर नहीं देना पड़ता, जो कि हम सम पे दे रहे हैं। दूर गे महा आरानी, दूर गे महा आरानी, देवी भक्त वसल दुख हरनी सुख करनी, सकल जगत जननी, दुर्गे महा आरानी, दुर्गे महा रानी, दुर्गे महा रानी, देवी भक्त वसल दुख हरनी सुख करनी, सकल जगत जननी, दुर्गे महा आरानी, दुर्गे महा। तो ये तो बंदिश की स्थाई थी। इसका अंतरा जो है वो कहाँ से शुरू होता है? देखिए, दुर्गे महा रानी, दुर्गे महा लेकर खड्ग त्रिशूल सारंग, लेकर खड्ग, यानी कि हमारा अंतरा जो है वो सम से शुरू हो रहा है। तो हम तब उससे पहले क्या गाते हैं? दुर्गे म लेकर, तो लय शब्द जो है यहाँ पर पहली मात्रा यानी 3 ताल का जो सर्कल है उसकी पहली मात्रा आती है। तो उससे पहले हम यदि कह रहे हैं दुर्गे महा, तो दुर्गे महा, हाँ पर समय तो हाँ हमने नहीं बोलना, क्योंकि हमने अंतरे का जो पहला अक्षर है लय उसको हमने सम से शुरू करना है। तो हम उससे पहले दुर्गे म यहाँ तक बोलेंगे और फिर हम अंतरा शुरू करेंगे। दुर्गे महा रानी, दुर्गे लेकर खड्ग त्रिशूल सारंग, लेकर खड्ग त्रिशूल सारंग, सुरसाजन भव भंजन मनरंजन, नित उठ आनंद कृपाल पर दयाल दुख हरनी, दुर्गे म लेकर खड्ग त्रिशूल सारंग, लेकर खड्ग त्रिशूल सारंग, सुरसाजन भव भंजन मनरंजन, नित उठ आनंद कृपाल पर दयाल दुख
सकल जगत जननी दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी दुर्गे लेकर खड्ग त्रिशूल सारंग लेकर खड्ग त्रिशूल सारंग सुर साजन भव भंजन मनरंजन नित उठ आनंद कृपाल पर दयाल दुख हरणी दुर्गे महारानी दुर्गे महा। अब ये तो थी बंदिश। देखिए इस बंदिश में हमने पहले तो बंदिश को जाना, बंदिश कैसे गाई जाती है उसको जाना, ये भी जाना कि बंदिश किस मात्रा से उठती है। बंदिश जो है वो आगे जब उसका अंतरा आता है वहाँ किस मात्रा से उठती है, मुखड़ा कितने मात्रा का है, ये बेसिक चीज़ें आ गई। अब एक मेरे विद्यार्थियों से एक दरख्वास्त ये है कि वे हाथ से ताली और खाली का जो है वो दिखाना आरंभ करें, क्योंकि ये शुरू में देना ज़रूरी है। जैसे मैं गाते गाते दे रही थी धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा तिन तिन दुर्गे महा, ये जो है मात्रा ताल नहीं बल्कि विभाग ताल है, क्योंकि उसमें हमने 3 ताली और 1 खाली हम उसमें दिखाते हैं। ऐसा करने से आपकी ताल भी पक्की होगी और आपका जो है आप कहीं भी बेताले नहीं होंगे। आप किसी भी तबला वादक के साथ यदि आप गा रहे हैं या बजा रहे हैं तो आपको शुरू में हाथ में ताली खाली आप दे रहे हैं, लेकिन ये एक सर्कल कॉन्टिन्यूटी जो है इसका एक सर्कल हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं घूमता है। और हम जहाँ पर धा तिन तिन आए या जहाँ पर सम आए, जहाँ पर और ताली खाली आती है तो उसको हम आराम से जो है उसको हम पता कर सकते हैं और हम कहीं पर ताल से जो है मात नहीं खाएंगे या हम कहीं पे गड़बड़ हमारा नहीं होगा, बिगड़ेंगे नहीं। और हम आगे चलकर जब हम आलाप और ताने जो हम गाते हैं या बजाते हैं उसका विस्तार करते हैं तो हमें ये स्वतः समझ में आ जाता है कि हमने कहाँ से उठाना है। जैसे देखिए अब मैं इसका एक आलाप बताती हूँ, आलाप गा रही हूँ और उस आलाप को मैं बंदिश का मुखड़ा अपने आप उठाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जहाँ पे धा तिन तिन यहाँ पर आया तो हमने वहाँ से मुखड़ा उठा लिया, यानी हमने 12वीं मात्रा से मुखड़ा उठाना है। उससे पहले हमने आराम से इसका विस्तार करना है। दुर्गे महारानी दुर्गे आप ये देखिए कि यहाँ पर हमने बिल्कुल सही जगह से आलाप उठाया है। स्वरों का इस राग में कौन कौन से स्वर विस्तार हैं, स्वर विस्तार के मैंने आपको बताया कौन कौन से नियम हैं, मंद्र मध्य में, तार में, कब किस प्रकार से, जो मैंने 4 फ्रेजेस आपको बताए थे बहुत पहले अपने शुरू के लेक्चर्स में, उनको आप ज़रूर देखिए और इसका आलाप का विस्तार कीजिए। और फिर उस आलाप को थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे आलाप जो हैं ताबले में ताल के साथ आप उसको गाइए। और वहाँ पर आप देखिए कि एक तरह आप अपनी स्वतंत्र आलाप जारी करने लगेंगे, दूसरी तरफ आपका ताल पक्का होगा और तीसरी तरफ आपकी जो बंदिश के साथ जब आप गाएंगे तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुरीली वो प्रतीत होगी। तो हम ताल और सुर दोनों में हमारा कमांड होगा। जब हम बंदिश के बोलों को लेकर जब हम गाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो है पद का जो पक्ष है वो भी स्ट्रांग होगा, यानी स्वर, पद और ताल तीनों पर हमारी कमांड होगी। अब देखिए हम थोड़ा सा लय कम करते हैं और उसमें इस बंदिश को गाकर हम इसके बोल आलाप करते हैं, यानी बोल के साथ आलाप। दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी देवी भक्तवत्सल दुख हरणी सुख करणी
सकल जगत जननी दुर्गे महारानी दुर्गे महा। अब मैं इसका आलाप लेती हूँ, तबले में ताल चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दुर्गे महारानी दुर्गे दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी दुर्गे महा। तो ताल चल रही है, मेरा आलाप चल रहा है। पनी सा गा सा नी पनी पनी सा नी सा गा म ग सा पा म ग म ग सा नी पनी पनी सा दुर्गे महा। जहाँ पे धा 3 3 आया समझ लिया आपने, मुखड़ा उठाना है। दुर्गे महा महारानी महारानी महारानी। शब्द हम और भी ले सकते हैं। दुख हरनी सुख करनी सुख करनी महारानी दुर्गे महा महारानी महारानी दुर्गे महा महारानी दुर्गे। तार सप्तक के सा पे आप आराम से ठहर सकते हैं। दुर्गे महारानी महारानी दुर्गे महारानी दुर्गे महारानी दुर्गे महा। आप वहाँ पर मुखड़ा उठाते वक्त किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो हो सकता है आप सम से पहले उठा लें या सम निकलने के बाद आप जो है अपना सम दिखा रहे हैं, तो ये एक तरह से गलत है। वो एक अलग बात है कि कलाकार जो है जब इसको परफॉर्म कर रहे हों, जब मंच प्रदर्शन में, वो थोड़ा बहुत जो है विचित्रता दिखाने के लिए या श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने के लिए या लय का मज़ा लेते हुए हो सकता है वो थोड़ा पहले उठाएं या सम के बाद दिखाएं। ये अलग अलग टेक्निकल टर्म्स हैं, ये कभी कभी खूबसूरती के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी के लिए या बिगनर्स के लिए या जो संगीत में रुचि रखते हैं, उसको जब ये बंदिश को सीख रहे हैं या कोई भी बंदिश हम किसी भी राग के गा रहे हैं, तो सम को बिल्कुल सही जगह पर दिखाना चाहिए। तो ये इसकी बंदिश थी। अब इस बंदिश में मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि बंदिश में आलाप तो आपको बताया, आलापचारी आप करते हैं, स्वतंत्र आलाप आप ले सकते हैं यदि ताल को इसी प्रकार से आप देखेंगे। अब हम इसकी तानों की बात करते हैं। ताने यानी मैंने आपको इसकी पलटे बताई हैं, एक बार पलटों का अभ्यास करते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा। नि सा ग म ग ग रे सा, नि सा ग म प म ग म ग ग रे सा, नि सा ग म प नि द प म प ग म ग ग रे सा, नि सा ग म प नि सा नि द प म प ग म ग ग रे सा, नि सा ग म प नि सा ग रे सा नि
सा गा मा प नि सा गा मा प गा मा ग ग रे सा नि दा प म ग म ग ग रे सा, ये बराबर की उसमें थी। अब इसको इसकी लय डबल करें तो नि सा गा मा गा ग रे सा नि सा गा मा पा मा गा मा गा ग रे सा नि सा गा मा पा नि दा पा मा पा गा मा गा ग रे सा नि सा गा मा पा नि सा नि दा पा मा पा गा मा गा ग रे नि सा गा मा पा नि सा ग रे सा नि दा पा मा गा मा गा ग रे सा नि सा गा मा पा नि सा गा मा पा गा मा गा ग रे सा नि दा पा मा गा मा गा ग रे सा। तो इसी लय में जो है हम पलटों का अभ्यास कर सकते हैं। पलटा मतलब एक बड़ी सी थान, कपड़े का थान, जिसमें से जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम आजकल कंप्यूटर का ज़माना है तो लोग कहते हैं कट एंड पेस्ट, जितने की ज़रूरत है उतना उसमें से निकालो पोर्शन और उसको बंदिश के साथ लगा दो। तो हम इसमें कोशिश करते हैं। दुर्गे महारानी दुर्गे नि सा गा मा प नि सा नि दा प मा प गा मा गा ग रे सा नि सा दुर्गे नि सा गा मा प नि सा नि दा प मा प गा मा गा ग रे सा नि सा दुर्गे नि सा गा मा प नि सा ग रे सा नि दा प मा गा मा गा ग रे सा नि सा दुर्गे नि सा गा मा प नि सा ग रे सा नि दा प मा गा मा गा ग रे सा नि सा दुर्गे प नि सा ग रे सा नि दा प मा गा मा गा ग रे सा ग ग रे सा नि सा दुर्गे महा सा नि दा प मा प गा मा प नि सा नि दा प मा प ग दुर्गे महा। तो इसका मतलब कि हमने उसी थान में से ही लिया है जो कि हमने उसकी ताने बनाई हैं। अब यदि हमें लंबी तान की ज़रूरत है तो दुर्गे महा, लय थोड़ा सा हम इसका कम करेंगे ताकि विद्यार्थी समझ सके। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन दुर्गे महारानी दुर्गे नि सा गा मा गा ग रे सा नि सा गा मा पा मा गा मा गा ग रे सा नि सा गा मा पा नि दा पा मा पा गा मा गा ग रे सा नि सा गा मा पा नि सा नि दा पा मा पा गा मा गा दुर्गे महारानी दुर्गे। और इससे लंबी चाहिए तो उसमें से और ले लीजिए। धा तिन तिन दुर्गे नि सा गा मा पा मा गा मा पा नि सा नि दा पा मा पा गा मा पा नि सा ग रे सा नि दा गा मा पा नि सा गा मा पा गा मा गा ग रे सा नि दा पा मा गा मा गा ग रे सा नि सा दुर्गे महारानी दुर्गे। इसको हमने इसी में से बनाया है। नि सा गा मा पा मा गा मा गा ग रे सा नि सा, एक ये तरीका हो गया। नि सा गा मा पा मा गा मा पा नि सा नि दा पा मा पा गा मा पा नि सा ग रे सा नि दा पा मा गा मा पा नि से वापस जा रहे हैं, उसी में से और निकलेगी। नि सा गा मा पा मा गा मा पा मा पा मा गा मा पा नि सा नि दा पा मा पा गा मा पा नि सा नि दा पा मा पा गा मा पा मा गा मा गा, ये भी हो सकता है। और पा मा गा मा पा नि सा नि दा पा मा पा गा मा पा नि सा ग रे सा नि दा पा मा गा मा पा नि सा गा मा पा गा मा गा ग रे सा नि दा पा मा गा मा गा दुर्गे महा। तो इस प्रकार से भी वैरायटी बन सकती है। और जब हम एक सपाट पलटों को करें तो हम उसमें से अनेकों वैरायटी निकाल सकते हैं। नि सा गा ग रे सा मा पा नि दा पा नि सा गा ग रे सा नि सा नि दा पा मा पा गा मा गा ग रे सा। ये जो सवाल और जवाब मैंने आपको बताए हैं अपने पुराने लेक्चर्स में, पहले के लेक्चर्स में, उसको ऐड कर दीजिए। नि सा गा ग रे सा मा पा नि दा पा है तो सवाल जवाब। नि सा गा ग रे सा मा पा नि दा पा, नि सा गा ग रे सा मा पा नि दा पा, उसमें से वेरिएशन बनाए। नि सा गा मा पा मा गा मा पा मा गा मा पा नि दा पा मा पा गा मा पा नि सा नि दा पा मा पा, अनेकों बना सकते हैं। और जहाँ तक की है जब हम पलटों की प्रैक्टिस करें तो उसको जितना हम सीधा पहले कर ले, बाकी वेरिएशंस अपने आप बनेंगे। आप देखिए ये डिज़ाइन की तरह है कि पहले सीधा सीधा हमें जब आता हम उसके डिज़ाइन अनेक बना। नि सा गा मा पा मा गा मा पा मा गा मा पा नि दा पा मा पा गा मा पा नि सा नि पा नि सा नि पा नि सा ग रे सा नि सा नि सा गा ग रे सा नि सा नि दा पा मा पा गा मा पा नि सा नि दा पा मा पा नि दा पा मा पा गा मा गा पे रुक जाइए। गंधार प्रन्यास है। पा मा गा मा गा नि दा पा मा पा गा मा गा सा नि दा पा मा पा गा मा गा नि सा गा ग रे सा नि दा पा मा पा गा मा गा सा नि दा पा मा पा गा मा गा रे सा नि सा दुर्गे महा। आप करेंगे तो स्वयं आपको आएगा। इसका एक बहुत अच्छा सीधा सरल तरीका मैं बताती हूँ कि आप अपने जो कहीं पर जब आप लिखते हैं तो 4 विभाग बनाइए, उनको 4-4 मात्राओं में बांटिए।
पहले खाली से शुरू करिए, फिर 13वीं मात्रा से, फिर सम, और उसमें आप आराम से इन चारों विभाग में आप अपनी बंदिश के साथ तानों को लिखकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आगे की सीरीज़ में हम आपको इसको उसमें स्वरलिपि पद्धति में भी हम आपको इसको बताएंगे। तो मुझे लगता है कि जो बंदिश मैंने आपको राग दुर्गा की बताई है, उसमें किस प्रकार से बंदिश को करना है, बंदिश के साथ आलाप और तान अपने स्वयं आप कैसे बना सकते हैं, वो आपको स्पष्ट हुआ होगा। और यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, जिनके माध्यम से हमने राग बिहाग की बंदिशें इन पर चर्चा की। दोस्तों, हम जानते हैं आपके मन में जिज्ञासाएं होंगी, तो अपनी जिज्ञासाओं को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सरिता जी, यहाँ पर हमारे पास समय कम है, पर एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं और हमारे मन में भी उत्पन्न होता है कि ये जो बंदिशें हैं, इन्हें हम बंदिशें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी तो गाकर ही पेश की जा रही हैं, तो क्या बंदिशों अंतर का, है? जैसे मैंने शुरू में बताया कि स्वर, पद और ताल, इन तीनों का समन्वय बंदिश है। तो हमारे कुछ जो कहना चाहिए कि टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो अपने आप ही उसका अर्थ बता देती हैं। तो बंदिश का मतलब है कहीं पे आपने बंदिश लगाई है, कहीं पे आपने रोक लाई, इसका मतलब ताल में वो शब्द को स्वरबद्ध करके ताल में फिट किया गया है और वो ताल के बाहर नहीं जाए। जैसे मैंने बताया 16 मात्रा में ये फिक्स्ड है, तो ये 16 मात्रा में ही होगी, क्योंकि ये 3 ताल की बंदिश है। यदि हम इसके शब्दों को या इसके शब्दों को स्वरों के साथ लेके हम 16 मात्रा से बाहर चले जाते हैं, तो वो बंदिश नहीं, उसकी लिमिटेशन से बाहर हो जाएगी। तो कहीं पर हमने तभी उस बंदिश का या उस गीत का, उस पद का जो है हम आनंद उठा पाएंगे। तो हम इसीलिए इसको बंदिश कहते हैं, क्योंकि बंधन है। यहाँ पे बंदिश नहीं होगा तो ये एक तरह से आलापचारी हो जाए, अनिबद्ध रूप आ जाएगा। जहाँ बंधन नहीं है तो हम इसको दुर्गे महारानी ऐसे करेंगे तो वो आनंद नहीं आएगा, उसका जो एक बंदिश का एक मज़ा आता है, कि उसको हम इंजॉय करते हैं, वो बात नहीं आएगी। और भाव तो फिर आएगा ही नहीं, या भाव कुछ और ही भाव आएगा। तो ये इसका इसीलिए इसको बंदिश का पूरा संगीत ही अपने आप में अर्थपूर्ण है और इन अर्थों को जानने की और इनकी परिभाषा आप सभी के साथ साझा करने की कोशिश हम करते हैं सीईसी के इन लाइव व्याख्यानों के माध्यम से। मित्रों, हम यही चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा है, या अगर आप अपनी प्रतिक्रिया इस व्याख्यान संबंधी हमसे साझा करना चाहते हैं, तो लिख भेजिए info.cec@nic.in पर। आप सभी मित्रों से पुनः मुलाकात होगी, और उससे पहले एक बार आपसे इजाज़त लेने से पहले हम एक बार फिर डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, और इनके साथ आए रूपम जी और अमन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद सीईसी गुरुकुल लाइव लेक्चर्स देखने के लिए।